Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. In this video, we start with chapter 10, gravitation, class 9th. Student, listen very carefully. In this video, only we start or we can solve the numerical part, okay? Both in text and chapter and exercise, chapter exercise. So start with page number 138 of your NCERT book. Question: why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? What is the meaning of the question? क्यों weight of the object, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन मून पे 1/6 रहता है उसके weight of the earth के लिए? मतलब वेट ऑफ द मून क्यों इक्वल रहता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑफ मून. वाई, ऐसा क्यों होता है? तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ऑल्सो रिटन हियर. Why is the weight of the object is 1/6 its weight on the earth? Its weight on the earth. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है एंड आई एम राइटिंग क्वेश्चन ऑल्सो. So, how we can solve this type of numerical or this type of theory type of question regarding to or according to physics? The answer can be written as or solution can be written as weight of the object किसका ऑब्जेक्ट ले रहे हैं हम यहाँ पे? ऑन द अर्थ का. ऑन द अर्थ. So weight can be written as, anybody know? कैपिटल W. ओके, तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं कैपिटल W इक्वल्स टू. Anybody know about what is the formula of weight of any object or weight of any planet? क्या हो सकता है? Small mg. Yes, correct. Weight equals to mg. Okay, this is the formula for easily calculating the weight of any object or weight of any planet. Okay, student. Now, in question, weight of object हमें बताना है and another condition is or another sentence is weight on the earth. So weight on the, क्वेश्चन में ऑन द दिया हुआ है, यहाँ पे ऑफ द दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं. वेट ऑन द अर्थ, अर्थ पर. यहाँ पे वेट ऑब्जेक्ट का वजन है ऑफ द अर्थ पर, ऑन द अर्थ पर वजन क्या मानेंगे हम? W मानते हैं वेट को, लेकिन यहाँ पे दूसरी भी दिया हुआ है एक और W, तो इसको हम क्या मानेंगे? W डैश, ताकि हमारा कोई मिस्टेक ना हो जाए. ओके स्टूडेंट, तो क्या फॉर्मूला होता है? mg. ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? आप एक बार और ध्यान से देख लो.
कुछ समझ में? यहाँ पे हम अर्थ के साथ एक और प्लैनेट ले लेंगे। क्या लेंगे हम? मून। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेट ऑन द अर्थ ऑफ द मून। तो हम यहाँ पे मून के लिए स्मॉल m भी लिख देंगे सफिक्स में। ओके स्टूडेंट, नाउ सॉल्व दिस कंडीशन। सिंस वी कैन रिटर्न हेयर, सिंस स्मॉल g ऑन मून, ऑन मून क्या लिया था हमने, क्या रिप्रेजेंट करा था? gm, है ना? फिर इसके आगे आप बताइए क्या कंडीशन है? इक्वल्स टू 1/6, 1/6 दी हुई है ऑफ द किसके? अर्थ, ऑन द अर्थ के। ये देखिए 1/6 ऑन द अर्थ, या वेट ऑन द अर्थ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी जब वैल्यू दी रहेगी 1/6 तो हम उसके आगे भी हम g लगा लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो हमारा w डैश कितना हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/6 दिया हुआ है और w की वैल्यू कितनी रहती है? mg। तो हमारा mg का मल्टीप्लाई अगर यहाँ देखिए 1/6 है, mg का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो mg आएगा। तो ऊपर तो हमने mg लिख दिया, अपॉन में 6, तो अपॉन में 6 एज इट इज। ओके, ये हमने इसके हिसाब से कंपेयर करा है। अब क्या कर सकते हैं हम आगे? दोनों का फॉर्मूला लगा दीजिए, w डैश अपॉन में w इक्वल टू क्या होता है? w डैश अपॉन में w डैश की क्या वैल्यू है? mg अपॉन में 6। ये तो हमारा w डैश हो गया, लेकिन ऑलरेडी एक और अपॉन w दिया हुआ है, तो अपॉन तो हमने लगा लिया। w की वैल्यू कितनी लिखी है हमने? mg। यहाँ देख लिया w इक्वल्स टू mg, तो मल्टीप्लाई बाय साथ में कर देंगे इसका mg। mg से mg कैंसल, ऊपर कितना बचा? 1, नीचे 6, 1/6, और वी कैन रिटर्न ऑल्सो 1/6। ओके, सो निकालना क्या था हमको? वेट ऑन द अर्थ, या हम बोल सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल है? w डैश इक्वल्स टू 1/6 ऑफ w। जो हमारा वेट ऑफ ऑन द मून था ऑन द अर्थ के लिए, वो 1/6 हो गया वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए। यही हमको इक्वल प्रूफ करना था। इस वाई इस क्यों होता है, तो ये हमने प्रूफ करके बता दिया। ओके स्टूडेंट, नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट of NCERT book. If you have any query and doubt, please write down in comment box. I hope all of you understand. अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको फिजिक्स के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आ रहा है ना आप सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 142 आपकी एनसीईआरटी बुक का। रीड द क्वेश्चन। यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन। इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg? आपने फाइंड आउट करा कि आपका जो वेइंग मशीन पे वजन कितना आ रहा है? 42 ग्राम। व्हाट इज वेइंग मशीन? जिस पे आप वजन नापते हो किसी भी चीज़ का, अपना या ऑब्जेक्ट का या किसी भी भारी सामान का, बोरी का, प्लाईवुड्स का, लकड़ी के गुटके का, बड़ी बड़ी, उसको उस पर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वेट वेइंग मशीन के हेल्प से।
तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आपने फाइंड आउट करा, आप वेइंग मशीन में आपका वजन 42 ग्राम आ रहा है, तो क्या इज योर मास, तो क्या आपका वजन ज़्यादा आएगा या कम आएगा 42 kg से। तो इट कैन बी रिटन एज, और सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज क्वेश्चन। हम यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख लेंगे ताकि आपको इजीली पॉइंट्स क्लियर हो जाए। यू फाइंड योर mass to be 42 किलोग्राम। किस पे नापा था डियर स्टूडेंट, ऑन अ वेइंग मशीन। Is your mass more or less than 42 kg। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन का मीनिंग आया होगा, आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल टाइप है ना, इसलिए हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। वेइंग मशीन गिव्स द weighing machine gives the, क्या गिफ्ट करा था उसने, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, W इक्वल्स टू M इंटू जी। M क्या होता है, मास, और G क्या होता है, स्मॉल g को हम क्या बोलते हैं, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू जी, है ना। तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस, हमको क्या निकालना है यहाँ पे कि आपका मास ज़्यादा आएगा या कम आएगा, तो मास के रिगार्डिंग हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मास फाउंड आउट करते हैं, फाइंड आउट करके बताइए बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला से। मास इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम, मास पता चल जाएगा, वेट के अपॉन में ग्राम हो जाएगा, W अपॉन जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, वेट अपॉन ग्राम। तो मास किसके इक्वल आ गया, वेट अपॉन ग्राम में। जब भी ये अपॉन में आता है तो इधर जो भी क्वांटिटी दी हुई रहती है लेफ्ट हैंड साइड या जिसकी वैल्यू हम निकाल ले रहते हैं वो लेस रहती है। तो यहाँ पे किसके कंपेरिजन में लेस होगी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट। हम यहाँ पे लिख देंगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट, लेस देन द वेट। ओके स्टूडेंट, क्यों लेस आया है यहाँ पे, क्योंकि जब भी कोई क्वांटिटी अपॉन में रहती है, डिवाइड में रहती है, रेशो में रहती है, तो इधर वाली क्वांटिटी हमेशा लेस हो जाती है। तो मास ऑन ऑब्जेक्ट इज लेस देन वेट। वेट की क्यों बात करी है, क्योंकि वेइंग मशीन में हम वजन नाप रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी हमको वेट की दी है। ओके स्टूडेंट,
अब हम चलेंगे हमारे चैप्टर की एंड एक्सरसाइज, और आप चैप्टर एक्सरसाइज भी बोलते हो उसको। सो हमारे न्यूमेरिकल पार्ट केवल मैं करा रही हूँ, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बीच में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल थे। ओके स्टूडेंट, और भी होंगे बट मैंने आपको पहले समझा दिया है कि वो हमारे कोर्स में नहीं होंगे। तो लेट स्टार्ट विथ चैप्टर एक्सरसाइज। इन चैप्टर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट हो रहा है। What is the magnitude of the magnitude of the gravitational force, ग्रेविटेशनल शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ and a 1 kg object in its surface क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे 2 क्वांटिटी दी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर रहे थे। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखी होगी कि मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है, बट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ। ये हम धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल पार्ट है आपको इजीली अंडरस्टैंड आ जाए। मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10 की पावर 24 kg, 10 की पावर 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 की पावर 6 मीटर। Okay student, what is the meaning of the question? Meaning of the question is, first all of you read question very carefully. What is the magnitude of the gravitational force between the earth? क्या होगा मैग्नीट्यूड ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ के बीच में जब 1 kg ऑब्जेक्ट उसकी सरफेस पे होगा। देखिए, एंड 1 kg ऑन इट्स सरफेस, जब अर्थ पे 1 किलो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उसकी सरफेस पे। आपको मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, बट आप वैल्यू भी याद कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है एंड रेडियस भी ऑल्सो इज फिक्स रहती है। तो सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। Anybody know about what is the formula of gravitation law of force, या ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं हम? कमेंट करिए जल्दी। F इक्वल्स टू कैपिटल G अपॉन स्मॉल g। नहीं, कैपिटल G अपॉन स्मॉल g नहीं होता है, तो फिर क्या होता है आप बताइए? यस, कैपिटल G तो रहता है, लेकिन मास अगर हमको 1 से ज़्यादा आ जाए तो स्मॉल m
और कैपिटल एम, यहाँ पे कैपिटल एम और स्मॉल एम, अपॉन में आर स्क्वायर। आर क्या होता है? उनके बीच का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जी इज ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो सॉल्व दिस। हम फोर्स क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको फोर्स ही तो बताना है एक्चुअल में, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, वैल्यू ऑफ जी इज फिक्स रहती है, आपको बता चुकी हूँ मैं वीडियो में एक्सप्लेनेशन वाले में। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार आप वैल्यू याद कीजिए, न्यूमेरिकल्स याद कीजिए। क्यों? ताकि आपके सॉल्यूशन में इजी हो सके। तो हम जी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। जी 6.67 इंटू 10 की पावर -11, हम पहले यूनिट नहीं रखेंगे, सिर्फ नंबर रखेंगे, इंटू एम। तो मास ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है? ये कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ और स्मॉल एम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट जो भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो ये रख दिया हमने कैपिटल एम की जगह, वैल्यू दी हुई है और आप लर्न भी कर सकते हो। 10 की पावर 24, ऐसा यूनिट अभी नहीं लिखना है, मतलब केजी, न्यूटन मीटर, सेकेंड, मिली सेकेंड, ये सब वगैरह आपको नहीं लिखना है, ओनली नंबर। ओके, हो गया, जी का भी हो गया, कैपिटल एम का भी हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब आपको किसी ऑब्जेक्ट का दिया रहेगा, वुडन बॉक्स का मास आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, कितना? 1 kg इंटू 1। आया सबको समझ में? अपॉन, तो अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब उसकी रेडियस ऑफ द अर्थ या डिस्टेंस बिटवीन दैम ऑफ द अर्थ। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4। रेडियस अर्थ 6.4 इंटू 10 की पावर 6, 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ओके, ऐसा यूनिट अभी हमको नहीं लिखना है। तो कैलकुलेट करके बताओ यहाँ पे जल्दी, फोर्स कितना आएगा? यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस लिखा, उसका भी हमने क्या कर दिया है? स्क्वायर। जनरली आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो, स्क्वायर लगाना भूल जाते हो। तो कितना आया हमारा? फोर्स 9 पॉइंट समथिंग आया, 9 पॉइंट व्हाट? 9.77। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो यहाँ पे हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है क्या? फोर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आप इसको अप्रॉक्स कर सकते हैं। 9.5, 0.5 के बाद अगर 6 में आने लग जाता है, 5 से ऊपर पॉइंट के बाद, तो आप इसको लिख सकते हो 9.8 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? न्यूटन फोर्स की ऐसा यूनिट होती है। तो ऐसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे फोर्स। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? अब आगे देखिए आप, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, वही चैप्टर की एक्सरसाइज का। तो रीड क्वेश्चन नंबर 12। If you have any query and doubt, please write down in comment box. लेकिन पहले आप फॉर्मूले और वैल्यू याद कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन? एनीबडी रीड? किसी ने रीड करा? क्या क्वेश्चन है? चलिए लिखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक का। जो क्वेश्चन नंबर सीरीज आपकी बुक में दी हुई है, मैं उस सीरीज के हिसाब से चल रही हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस
gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as 1/6 as strong as gravitational force on the earth. Gravitational force on the earth. On the earth. Okay. What is the weight in Newton? What is the weight in Newton of a 10 kg of a 10 kg object on a moon and on the earth? Okay, student. So all of you read question. What is the meaning of the question? Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight of an object on a Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी मून की सरफेस का सिर्फ ओनली सिर्फ 1/6 है उसके ग्रेविटेशनल से, 1/6 1/6 है ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके अर्थ के लिए। तो वेट निकालो, वेट हमें सिर्फ केजी में निकालते हैं, ग्राम में निकालते हैं, जनरली कितने कुंटल का हुआ ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वेट न्यूटन में निकालना है जब ऑब्जेक्ट कितना होगा 10 kg होगा मून पर, ऑन द मून, और अर्थ पे भी कितना होगा 10 kg। तो लेट अस सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द वेट। सो अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। वेट ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ और मून की बात हुई है। ये देखिए मून और अर्थ, तो वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ द मून कितना लिखेंगे हम, पहले अर्थ के लिए लिख लेते हैं इक्वल्स टू mg। अर्थ के लिए क्यों लिखा, क्योंकि वहाँ पे बात हुई थी ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस पे रखा हुआ है मून की, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के कारण, अर्थ पर, इसलिए हमने वेट लिखा है अर्थ का, जो कि फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg। सो हम वेट यहाँ से निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू मून अर्थ के लिए। m का मास क्या है यहाँ पे 10 kg, और स्मॉल g कितना है बताओ जल्दी से, स्मॉल g स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन रीड करा होगा तो। स्मॉल जी की वैल्यू हम वीडियो में देखा था हमने एक्सप्लेनेशन के दौरान, क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू 9.9 मीटर सेकेंड इनवर्स टू। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट तो लिखते नहीं है, मास लिखा 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी है फिक्स
9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ओके, तो ऐसा यूनिट नहीं लिखेंगे तो इंटू 9.8। अब 10 इंटू 9.8 करिए, कितना आएगा जल्दी? 98। वेट किस में निकालना है? व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, तो हम न्यूटन की ऐसा यूनिट यहाँ पे लगा देंगे, नहीं तो हम केजी, ग्राम जो भी रहता है हमारा वो लगाते हैं। अब दूसरी चीज, वेट ऑफ द मून या वेट ऑन द मून, वेट ऑन द मून कितना लिखेंगे हम? सबसे पहले तो W इक्वल्स टू एम जी, W इक्वल्स टू एम जी होता है, लेकिन यहाँ पे एम जी तो लिख दिया, कितना दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑन द मून इज ओनली 1/6, तो इसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? 1/6 में। इसको आप अच्छे से लिखिए। अब W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एम जी अपॉन में एम जी इंटू 1 एम जी अपॉन में क्या चल रहा है? 6। ओके, तो W इक्वल्स टू एम जी हमारा अभी कितना निकला? कैलकुलेट करा था 98 न्यूटन, तो 98 अपॉन में क्या रख दिया? 6। 98 को 6 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 16.33 के करीब आएगा आपका, तो 16.33। पॉइंट के बाद आप 3 वैल्यू लगा सकते हो, या मैक्सिमम आपकी रिक्वायरमेंट रहती है 4 वैल्यू तक। ओके, 2 भी आप लगा सकते हो। वेट किस में निकालना है? न्यूटन में, तो हमने यहाँ पे न्यूटन रख दिया। ओके स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? किसी को कुछ कमेंट करना है, कुछ डाउट है? ओके, कम ऑन, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the next question? Read carefully. क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके एनसीईआरटी बुक का। अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with a velocity of 49 meter per second, with a velocity of 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप कैलकुलेट फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट टू विच, कैलकुलेट फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, मैक्सिमम हाइट to which it rises सेकेंड। दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सेकेंड क्या कैलकुलेट करना है आपको? टोटल टाइम, द टोटल टाइम
total time it takes to return to the, it takes to return to the return to the surface of the earth. The surface of the earth. Okay student, अब what is the meaning of the question? क्या क्वेश्चन का मीनिंग हुआ समझते हैं. A ball is thrown vertically upward. बॉल आपने ऐसे नीचे से उछाली. समझ लीजिए आपकी ज़मीन है. आपको कैमरा में ठीक नहीं रहा होगा. यहाँ ये आपकी ज़मीन है, ग्राउंड है, अर्थ है, ठीक है. यहाँ पे आप खड़े हुए हो. ये मैन यहाँ पे ऐसा खड़ा हुआ है. ओके, ये बॉल को ऐसा धुड़का रहा है, थोड़ा सा ऐसा ऊपर की तरफ ऐसा धुड़का रहा है. ऐसे में थोड़ा ऐसा और फिर ऐसा वर्टिकली अपवर्ड में ऐसा धुड़का रहा है. तो ऊपर की ओर धुड़का रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. इसकी वेलोसिटी कितनी है? 49 मीटर पर सेकेंड. और कैलकुलेट, हमको दो चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. फर्स्ट, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितनी हाइट से वो, कितनी ऊंचाई से वो जा सकती है. और सेकेंड, टोटल टाइम, कितना उसमें एक्चुअली टाइम लग रहा है टोटल, पूरा ओवरऑल. इट टेक्स टू रिटर्न, वापस आने में, रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, पूरा उसको ऊपर गई नीचे आने में टोटल टाइम उसको कितना लगा, रिटर्न वापस आने में, अर्थ पे आने पे, ज़मीन पे आने पे. ओके स्टूडेंट, तो वर्टिकली मतलब बॉल ऊपर की तरफ गई है. सॉल्यूशन, हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो लेट अस सॉल्व. u इक्वल्स टू, पहले अपन पूरा लिख लेते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगी. u इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड. और क्या क्या दिया हुआ है आपको? v इक्वल्स टू 0. ये हम क्यों लिख रहे हैं बताते हैं. एट द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेशन कर लें एक बार, फिर हम ओवरऑल पूरा रिजल्ट समझेंगे. g इक्वल्स टू 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स टू. ओके, और क्या क्या दिया हुआ है आप लोगों को? बस इतनी ही चीज़ आपको दी हुई है. तो आपको मीटर सेकेंड इनवर्स टू यहाँ पे अपॉन में है. आप अगर इसको इनवर्स टू करके हटाओगे, ऊपर करोगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इनवर्स 1 हो जाएगा. तो वो आप 1 हो जाएगा तो उसको मत लिखिएगा. ओके, अब क्वेश्चन का मीनिंग समझिए. इतनी चीज़ें आपको इजीली गिवन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? एनीबडी नो? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. सेकेंड, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. एक्चुअली मीनिंग मैंने समझा दिया है. बॉल को वर्टिकली में थोड़ा ऊपर की तरफ फेंका गया है. फर्स्ट हमको निकालना है कि वो कितनी हाइट तक गई है, और सेकंड हमको निकालना है कि उसमें टोटल एक्चुअल टाइम कितना लगा वापस आने में, रिटर्न आने में अर्थ पर. तो सॉल्यूशन हम देखेंगे. u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, जब वो उछाली गई थी वर्टिकली अपवर्ड में तो कितनी थी उसकी? 49 मीटर पर सेकेंड. अब v फाइनल पे वो पहुंची कितने देर बाद, तो वो हम अनुमान नहीं लगा सकते. हाईएस्ट पॉइंट उसका क्या था? तो v इक्वल्स टू 0. अब स्मॉल g की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमको. क्यों? क्योंकि हम अर्थ से जुड़े हुए हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे निकालना पड़ेगा. तो लिख लीजिएगा आप 9.8 मीटर पर सेकेंड. अब कैसे सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट कंडीशन को, मैक्सिमम हाइट को. फर्स्ट कंडीशन है ना, ये देखिए. कैलकुलेट फर्स्ट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस. मैक्सिमम हाइट कितनी ऊपर तक वो रीच करी है, गई है. तो फर्स्ट हम कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी वर्टिकल अपवर्ड आपकी बॉल गई हो और आपको निकालना हो उसका रिटर्निंग टाइम, कितना समय लगा, ये सब वगैरह. तो आप कैसे निकाल सकते हो? थर्ड लॉ ऑफ मोशन से. एनीबॉडी नो अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या थी?
इक्वेशन पूछ रही हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यूजिंग 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट हम कैसे निकालेंगे, पहले हमको हाइट दी हुआ है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इजीली हम s डिस्टेंस से निकाल सकते हैं। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या चला जाएगा, 2a इसके अपॉन में चला गया है ना, 2a ये देखिए s यहाँ से निकाला, ये एज इट इज 2a उठ के अपॉन में चला गया, क्यों, क्योंकि s तो हमको निकालना था, हाइट निकालना था 2a। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं s इक्वल्स टू बी स्क्वायर, मतलब v कितना दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर रख दिया, माइनस यू स्क्वायर, u कितना दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, तो 49 ओके 2 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल जी ही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने स्मॉल माइंड में रखिएगा कि ए जो होता है वो जी होता है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम न्यूमेरिकल में स्मॉल ए भी लिख सकते हैं कई बार। तो 9.8 का यहाँ पे 2 इंटू ए मतलब जी, 9.8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा आपका आंसर क्या आया। कैलकुलेट अभी हो तो जाएगा लेकिन आपकी मिस्टेक आएगी, क्यों, मैं कहती हूँ क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप। u का स्क्वायर, u का स्क्वायर मतलब 49 का स्क्वायर मतलब 49/49 है ना, 2 इंटू ए तो कर दिया, लेकिन भैया यहाँ पर वो है उछाली गई है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट उछाली गई है। तो गई है, जब भी वर्टिकल अपवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड का केस आए तो वहाँ पे इनिशियल कंडीशन तो दी हुई रहती है, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल्स में या कई बार हम देखते हैं माइनस में ही ली जाती है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। तो ये माइनस 9.8 है तो माइनस का साइन हमने आगे लगा दिया। अब ज़रा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आया आपका आंसर जल्दी से। 122.5 आ रहा है सभी का आंसर, यस 122.5। हाइट निकालनी थी, डिस्टेंस निकालना था, इसलिए स्मॉल है मीटर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया। अब हमको सेकंड क्या मेजर करना है वहाँ पे, तो हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 122.5। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू कितनी है 122.5 मीटर। सेकंड हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सेकंड टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए, टोटल टाइम टेकन हम निकाल सकते हैं। सेकंड हमको निकालना है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी आकर होता क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है या नहीं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गई हमारी मोशन की इक्वेशन। फिर हम इसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे,
हम यहाँ से टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से टोटल टाइम टेकन आप निकाल के बताइए कितना आएगा। T इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन में ए, ये आएगा आप लोगों का। T यहाँ चला गया, V इसको चला इक्वल टू माइनस यू, ए अपॉन में उठ के चला गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे फास्ट क्विकली अब। तो T इक्वल्स टू 0 माइनस 49 माइनस 9.8। ये कैसे लिखा है आप लोग समझिए थोड़ा, कैसे लिखा है ये। V कितना है हमारा 0 और U कितना है हमारा 4.9, तो सॉरी 49 लिख दिया। ये कितना है माइनस का 9.8। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा यहाँ पे 5, जो भी डिवाइड होगा माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। तो 5 टाइम निकाल रहे हैं तो हम सेकंड्स में निकालेंगे। अब आपको लेकिन टोटल टाइम लिखा हुआ है, तो टोटल टाइम के लिए आप एक लाइन लिखोगे। वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी द बॉल टेक्स द सेम टाइम्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट तो निकाल गया है 5 मीटर सेकेंड, रिटर्न हो रही है टाइम ऑफ डिसेंट आ चुकी है, वो होता है टाइम ऑफ डिसेंट। तो वो हम फिनिशिंग वाला टाइम भी होता है, फिर तो हम एक और बार लिखेंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे 5 सेकेंड, तो हमारा इजीली निकल सकता है टोटल टाइम टेकन। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम बॉल टैक्स होगी, रीच होगी ग्राउंड पे, तो उसकी मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हम एसेंट तो 5 सेकेंड है ही, यहाँ पे हम हमारा डिसेंट टाइम भी क्या लगा देंगे, टाइम डिसेंट भी। एसेंट तो हमारा आ ही चुका है, डिसेंट टाइम भी 5 सेकेंड लगा देंगे, फिर दोनों को ज्वाइन कंबाइन कर देंगे। तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हमको फाइनली कैलकुलेट करना था। मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, तो इक्वल्स टू कितना आ गया 10 सेकेंड। तो ये हमारी सेकेंड भी कैलकुलेट हो गई कंडीशन। टोटल टाइम टेकन इज मैक्सिमम हाइट नहीं, मैक्सिमम टाइम टेकन। क्वेश्चन के हिसाब से टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इक्वल टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू, दोनों को जोड़ दिया, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को। क्यों, क्योंकि हमारी बॉल टैक्स एट द रीच एट पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ पे कब रीच करेगी, व्हेन टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होते हैं। तो वहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दिया। फिर से 5 सेकेंड को इसलिए लिख दिया क्योंकि बॉल वहाँ पे वापस डिसेंट पॉइंट पे आ चुकी है, तो दोनों को एक बार प्लस कर दिया, 10 सेकेंड हमारा आ चुका है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Student, for more videos of numerical and more explanation, please like and subscribe my channel for better explanation. Subscription is very compulsory. Now, आगे के क्वेश्चन अब आपको क्वेश्चन नंबर जो भी सीरीज में दिए हैं एनसीईआरटी में, वो अब आप खुद सॉल्व करिए, डू इट योरसेल्फ, और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए आपके आंसर्स।